मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की ये जो सभी विषय हैं उनकी हमें 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, जिनको हमें 15 जनवरी से 2 फरवरी तक भर करके स्कूल में जमा करनी है, जिससे हमारे क्लास टीचर इसको चेक करेंगे और इस पे नंबर भी देंगे। तो हमें इनको भरना है। ये जो हमारे इसमें देखिए, ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान ये 3 विषय दिए गए हैं। यही तीनों विषय हमारी जो है मेंस का मेरिट परीक्षा होती ना, तो उस मेंस का मेरिट परीक्षा में भी यही तीनों विषय में से पूछा जाता है। तो इसमें जो ये परीक्षा है, इसमें यदि हम परीक्षा देते हैं तो इसमें हमें 12,000 रुपया शासन स्कॉलरशिप देती है। यह स्कॉलरशिप कक्षा 9वीं से 12वीं तक मिलती है और इसमें हमारा अब ये पेपर होता है, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। और जो है इसमें जो फार्म भरने की पूरी जानकारी है, इसकी मैंने एक वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। उसको आप देख लीजिए कि फार्म कब तक भरे जाएंगे और इसकी परीक्षा कब होती है, इसकी परीक्षा में क्या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने बना करके डाल दी है इसी चैनल पर। आप उसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों को अभी यही भी पता नहीं है कि यह मीन्स कम मेरिट परीक्षा NMMS परीक्षा क्या होती है, पूरी जानकारी मैंने वीडियो बना के डाल दी है, आप उसको देख लीजिए। तो आज हम इस विज्ञान के जो विज्ञान दी गई ना हमें, इस विज्ञान के हम प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इसे हम इसको भरते हैं, इनके सभी प्रश्नों को यहाँ देखेंगे। तो आज हम देखेंगे पाठ 4। पाठ 4 में क्या दिया गया है, धातु एवं अधातु। पिछली जो हमारी पार्ट 1, 2, 3 की वीडियो है वो इसी चैनल पर डल चुकी हैं, आप उनको देख लीजिए और उनके प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। तो आज हम इसको देखेंगे। इसका प्रश्न देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 ये दिया गया है, आघात वर्धनीयता को समझाइए। तो आघात वर्धनीयता क्या है, इसका उत्तर होगा किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाव से लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वर्धनीयता मैलेबिलिटी कहलाता है। तो ये जो आघात वर्धनीयता है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को लिख लीजिए। ये देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें है निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत के कुचालक और सुचालक पदार्थ छांट कर लिखिए। तो हमें जो सुचालक होते हैं वो और कुचालक होते हैं वो, जिनमें से हमारी विद्युत यानी धारा बहती है। तो ये देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा। ये सुचालक दिए गए हैं जिनमें से धारा बहती है, यानी सबसे पहले तो लोहे की कील, तांबे का तार और एल्युमिनियम का तार। हम इन सभी तारों का उपयोग करते हैं जो हमारी ये बिजली विद्युत रहती ना, इसके उपयोग में किए जाते हैं। और कुचालक जिनमें करंट नहीं लगता है, इनमें करंट लग जाता है, इनमें करंट नहीं लगता, ये कुचालक कहलाते हैं। इनको बोलते हैं गंधक, कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी या कोई खिलौना, प्लास्टिक का खिलौना रहता ना, तो ये हमारा इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, इसको लिख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, इसमें है धातु को खींचकर तारों में परिवर्तित करना धातुओं का कौन सा गुण कहलाता है। तो हम धातुओं को खींचकर तार बनाते हैं, वह कहलाता है तन्यता। क्या, तन्यता। इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखें, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4, किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से कौन सी धातु कट जाती है, तो देखिए चाकू से कट जाती है सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़िए। इसमें दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न, बड़े प्रश्न दिए गए हैं। धातु एवं अधातु अम्लों से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, उसको स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए, इसका उत्तर है धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए उत्पन्न गैस के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर गैस और उसमें से वाष्प ध्वनि के साथ और तीव्र गति से ज्वलनशील हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि अभिक्रिया में उत्पन्न गैस हाइड्रोजन गैस है, जबकि अभिक्रिया करके अधातु में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो इसका हमें ये उत्तर लिख लेना है। ठीक, इसके प्रश्न को उत्तर लिख लीजिए।
अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6। इसे देखिए, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संचित कर क्यों रखा जाता है? सोडियम आपने अभी नहीं देखा होगा, ये प्रैक्टिकल करके अपने टीचर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो ये देखिए, सोडियम अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा में सतह, इसकी जो हवा जैसी लगती है ना, तो उसकी सतह जैसे मिलती है तो ये जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यदि हम सोडियम को पानी में डाल देते हैं तो पानी में भी आग जलने लगती है। यह इस प्रकार की धातु होती है। ठीक, इस प्रश्न को लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न क्रमांक 7। ये देखिए, धातु एवं अधातु में अंतर। धातुएं क्या होती हैं, अधातु क्या होती है, तो हमें इन दोनों को लिखना है। तो यहाँ देखिए, ये सभी धातुएं हमने यहाँ लिखी हैं कि सभी धातुएं चमकीली होती हैं, जबकि अधातु कोई चमक नहीं होती है। अधातुओं में सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातु कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं अक्सर बिल्कुल मुलायम अंगूरी होती हैं। तो ये हमें इसका उत्तर लिख लेना है, दोनों में अंतर है। ठीक, अगला प्रश्न दे दिया गया है प्रश्न क्रमांक 8। इसमें है, कांपर धातु को नमी रखने पर उस पर हरी परत जम जाती है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो ये देखिए, इसमें कांपर का हरा होना एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें कांपर की नमी के साथ इसके संपर्क में आने के कारण ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उस पर हरा रंग आ जाता है। और इसका ये सूत्र है, कापर का Cu+O बराबर Cup, कांपर ऑक्साइड। CuO बनाना है यहाँ पे, CuO, ये Cu+O मिलके CuO कापर ऑक्साइड बनाती है। यह इसका हमें समीकरण यानी सूत्र लिख लेना है। ठीक, यहाँ O लिखना, CuO। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए, इस प्रश्न क्रमांक 9। इसमें लिखा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बड़े प्रश्न हैं, इनके हमें बड़े उत्तर लिखना है। धातुओं और अधातुओं की दैनिक जीवन में उपयोगिता को समझाइए। क्या उपयोग है इनका, धातुओं और अधातुओं का? तो इसका उत्तर है कि धातु का उपयोग तले मजबूत तिजोरी, दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है और इसके ताले भी बनते हैं। इसके अलावा इन दोनों धातु से भट्टी बनाई जाती हैं। धातुएं सेना में उनके उपयोग का भी पता लगाती हैं, जहां उनका उपयोग हथियारों को, और इसमें दिया गया है कि ये गोला बारूद के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। और अधातुएं जो रहती हैं, अधातुओं का उपयोग स्टील के निर्माण के लिए भी किया जाता है तथा धातु निर्माण की प्रक्रिया में उच्च तापमान प्रदान करता है। अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में दाग और रंगों के धब्बे हटाने में भी इनका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमें इसका ये उत्तर लिख लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, इसका उत्तर देखिए, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं? तो विस्थापन अभिक्रियाएं, जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु में अभिक्रिया करता है, तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु और लवणों में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषाएं हमें देने थी, क्या होती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, ये जो हमें प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है उसका ये दूसरे का उत्तर था और यह पहले का उत्तर है कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे में इनके साथ क्रिया करके कुछ अनचाहा कंपाउंड बना लेता है और लोहे खराब होने लगते हैं। इसी कारण इनका रंग क्या होता है, बदल जाता है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये जो है इसका पहले वाला उत्तर है। दूसरे वाला हमने इसके पहले बोल दिया है और आपने लिख लिया होगा। अब इसका तीसरे का आंसर देखिए, उत्तर देखिए। ये देखिए, इसमें है धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया क्या होती है? इसका उत्तर है, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। यह जल में घुलकर, यहाँ ला लिख लेना, ला, यहाँ ला है, घुल कर
घुल कर धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। इन पर सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के जो 1 से 10 तक दिए गए थे सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझा है और लिख भी लिया है। यह मीन्स का मेरिट में भी कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनकी ज़रूर आप इनको देखिए। और यदि आपने अभी इसका फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी वीडियो डली हुई है, कहाँ कैसे कब फॉर्म भरना है, अंतिम तारीख क्या है, ये सब उस वीडियो में आप देख लीजिए। तो हमने इन सभी प्रश्नों को समझा और यदि आपने सभी लिख लिए हैं, अब हम आगे के पार्ट को देखेंगे इसके बाद में अगले वीडियो के माध्यम से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली मेरी वीडियो आपके YouTube चैनल पर सबसे पहले लिखें और आप जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।